कोटा पहुंचने के लिए मुझे खचाखच भरी द्वारका एक्सप्रेस में 23 घंटा सफ़र करना पड़ा। मैंने विनीत को ईमेल किया था। विनीत बनारसी का लड़का था जिसने पिछला साल कोटा में बिताया था। मैंने कोचिंग क्लासेस के बारे में जानकारी हासिल की। बंसल एंड रेजोरेंस सबसे जानी मानी कोचिंग क्लासेस थी। बहरहाल वे स्टूडेंट की स्क्रीनिंग खुद अपने टेस्ट से करते थे। यदि मैं बंसल एंड रेजोरेंस में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पाता तो कोटा में उससे कमतर और अनेक कोचिंग क्लासेस थी जिनमें मेरे जैसे लूजर्स पढ़ाई कर सकते थे। बहरहाल कोचिंग क्लासेस खोजने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना था। विनीत ने मुझे पेन गेस्ट सुविधा वाले कुछ घरों के बारे में बताया था। मैंने रेलवे स्टेशन से एक ऑटो पकड़ा और कहा, बंसल क्लासेस के पास महावीर नगर में गायत्री सोसाइटी बिल्डिंग चलो। ऑटो कोटा की धूल भरी सड़कों पर दौड़ता रहा। वो भारत के किसी भी अन्य छोटे शहर जैसा लग रहा था जहां बहुत ट्रैफिक और प्रदूषण होते हैं और टेलीकॉम अंडरवेयर और कोचिंग क्लासेस के ज़रूरत से ज़्यादा होर्डिंग्स होते हैं। मैं सोचने लगा कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास था। आखिर यह शहर दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास कराने में हज़ारों विद्यार्थियों की कैसे मदद कर पाता है। आईआईटी या मेडिकल? ऑटो ड्राइवर ने पूछा। उसके बाल सफ़ेद थे और उसके दांतों के रंग से मेल खाते थे। मैं समझ गया कि कोटा में क्या खास था। यहाँ के सभी लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी होती है। आईआईटी, मैंने कहा। बंसल बेस्ट है लेकिन उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगले हफ्ते शेड्यूल है। तुम्हें यह सब पता है? मैं ड्राइवर की नॉलेज से हैरान था। वो हंस पड़ा। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन बिजनेस में है। मेरी वाइफ टिफ़िन बिजनेस चलाती है। तुम्हें टिफ़िन की ज़रूरत है? मैंने सिर हिला दिया। मेरा नाम शंकर है, मैं अलवर से हूँ, उसने कहा। उसने ग्रीस में सना हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसे ज़रा सा हाथ मिलाया। मैं गोपाल हूँ, बनारसी से। उसने मुझे टिफ़िन सर्विस के लिए एक बिजनेस कार्ड दिया। दिन में 2 बार, खाने के लिए 1500 रुपये प्रति माह। आपके खान पान की चिंता हमें करने दीजिए, आप केवल पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम बहुत कठिन है। कौन सा एग्ज़ाम? मैंने कहा। आईआईटी के लिए जेई। क्या गोपाल भाई, हम इतने अनएजुकेटेड भी नहीं हैं। हम गायत्री सोसाइटी कॉम्पाउंड पहुँचे। एक जंग लगा लोहे का दरवाज़ा अपार्टमेंट्स के जर्जर ब्लॉक की पहरेदारी कर रहा था। सफाई करने के मकसद से एक स्वीपर अपनी विशालकाय झाड़ू की मदद से हवा में धूल का गुब्बारा उड़ा रहा था। मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर बनी छोटी सी गार्ड पोस्ट पर गया। भीतर एक वॉचमैन बैठा था। किससे मिलना है? वॉचमैन ने कहा। मुझे एक कमरा किराए से चाहिए, मैंने कहा। वॉचमैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने मेरा खचाखच भरे फटे पुराने 2 सूटकेस देखे। एक में कपड़े भरे थे और दूसरे में वे किताबें जो मुझे ज़िंदगी में कोई भी मुकाम दिला पाने में नाकाम रही थी। मेरे कंधे पर लटके झोले में वो सामान था जो आरती ने मुझे खरीद कर दिया था। मैं उसे मिस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ कोई एसटीडी बूथ मिलेगा जहाँ जाकर मैं उसे फ़ोन लगा सकूँ। आईआईटी या मेडिकल? वॉचमैन ने खैनी रगड़ते हुए कहा। कोटा के लोग तब तक बाहरी लोगों को अपने यहाँ नहीं रखते जब तक वे ये नहीं जान लेते कि वे यहाँ क्या करने आए हैं। आईआईटी, मैंने कहा। मैं चाह रहा था कि वे अपने लिए निकोटीन का बंदोबस्त करने के बजाय मुझे थोड़ी तवज्जो दे। फर्स्ट टाइम है या रिपीट कर रहे हो? वॉचमैन ने अगला सवाल दागा। वो अब भी मेरी ओर नहीं देख रहा था। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा। अब मैं रीझ रहा था। हाँ, फ़र्क पड़ता है, उसने कहा और अपने मुंह में खैनी उड़ेल दी। यदि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम एक स्कूल भी ज्वाइन करोगे और अधिकतर समय घर से बाहर रहोगे। लेकिन रिपीटर्स केवल कोचिंग क्लासेस के लिए बाहर जाते हैं। उनमें से कई तो दिन भर सोते रहते हैं। कुछ मकान मालिकों को ये पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे सही सही बताओ तो मैं तुम्हें सही जगह दिखा सकता हूँ। रिपीटर, मैंने कहा। पता नहीं क्यों ये कहते हुए मेरी नज़रें झुक गई। मेरा ख्याल है कि जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो खैनी चबाने वाले वॉचमैन के सामने भी खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हे भगवान, एक और रिपीटर। वॉचमैन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। पहले मेरे फीस तय कर लेते हैं क्या? मैंने कहा। मैं हर महीने भर के किराए का आधा लेता हूँ। तुम्हारा बजट क्या है? 2000 रुपये महीना। बस इतना ही? वॉचमैन ने कहा।
4,000 तक का बजट बनाओ, मैं तुम्हें एक बढ़िया शेयर्ड एयर कंडीशन रूम दिला दूंगा। मैं इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कहा। वॉचमैन उपहासपूर्ण तरीके से मुस्कुराया, जैसे कि किसी ने किसी 5 सितारा बार में देसी ठरा मांग लिया हो। क्या? मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे कोटा में अपनी पहली रात सड़क पर बितानी होगी। आ जाओ, उसने कहा। उसने दरवाज़ा खोला और मेरे सूटकेस अपनी केबिन में रखवा लिए। वो पहले अपार्टमेंट ब्लॉक की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। दूसरे लड़कों के साथ शेयर करोगे? एक रूम है, वॉचमैन ने कहा। कर सकता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? मुझे प्राइवेट कमरा चाहिए, चाहे छोटा ही सही। सवाल पढ़ाई का नहीं था, मैं अकेले रहना चाहता था। ओके, 5th फ्लोर पर चलो, वॉचमैन ने कहा। हम 3 मंजिल पर और चढ़े। थकान के कारण मैं हांफने लगा। बेहद गर्मी की वजह से भी दिक्कत हो रही थी। कोटा बहुत गर्म शहर है, जल्द से जल्द इस मौसम के आदी हो जाओगे, वॉचमैन ने कहा। बाहर तो गर्मी के मारे जान ही निकल जाती है, इसीलिए ये घर में घुसकर रहने और पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह है। हम 4थी मंजिल पर पहुँचे। मैं अब भी हाँफ रहा था, लेकिन वॉचमैन लगातार बोले चला जा रहा था। तो तुम वाकई पढ़ाई करना चाहते हो या बस यूं ही? वो कहते कहते रुक गया। बस यूं ही क्या? मैंने कहा। टाइम पास। कई स्टूडेंट यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ भेज देते हैं। वे जानते हैं कि वे पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के कारण वे कम से कम 1 साल तक अपने पेरेंट्स की झिकड़ियों से तो मुक्ति पा जाते हैं, उसने कहा। मैं पास होना चाहता हूँ और मैं पास होकर ही रहूँगा, मैंने कहा। उससे ज़्यादा अपने आप से। लेकिन यदि तुम्हें बियर या सिगरेट जैसी चीज़ों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इस हाउसिंग सोसाइटी में इस सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो जब तक बिरजू तुम्हारा दोस्त है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे आंख मारते हुए कहा। हमने 5वीं मंजिल पर मौजूद फ्लैट की घंटी बजाई। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। स्टूडेंट, वॉचमैन ने कहा। महिला ने हमें भीतर आने दिया। कमरा दवाई और नमी की गंध से भरा था। वॉचमैन ने मुझे वो कमरा दिखाया जो किराए पर देना था। महिला ने एक रेस्टरूम को स्टडी और बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया था। कमरा इतना छोटा था कि हम 3 लोग मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे। पढ़ाई के लिए ये परफेक्ट है, वॉचमैन ने कहा, जिसने शायद अपने जीवन में एक दिन भी पढ़ाई नहीं की होगी। ये कमरा ले लो, ये तुम्हारे बजट में भी है। मैंने सिर हिला दिया। कमरे में खिड़कियां नहीं थी। बुजुर्ग महिला या तो बहरी थी या बदतमीज, या शायद दोनों ही। पूरे समय उसका मुंह बना रहा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था। आखिर मैं बनारसी में क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता था? आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास था? मैं जल्द कोटा से चला जाना चाहता था। मैं फ्लैट से बाहर चला आया। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आया। यदि तुम ऐसे ही नखरे दिखाते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बनारसी लौट जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने सोचा कि यदि मैं 6 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब दे दिए होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। मैंने राघव के बारे में सोचा, जो शायद इस वक्त बीयूची कैंपस में अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा होगा। मैंने आरती और हमारी दिली बातचीतों के बारे में सोचा। मैंने बाबा की खराब सेहत और इस कूड़ागाह में मुझे झोंक देने की उनकी दृढ़ इच्छा के बारे में सोचा। मेरा गला रुक गया। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। या आप बजट बढ़ाओ, वॉचमैन ने मेरे पीछे आते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे खाने और कोचिंग क्लासेस के लिए भी पैसा बचाना है, मैंने कहा। हम ग्राउंड फ्लोर पर आ पहुँचे। पहली बार घर से बाहर निकले हो, वॉचमैन ने कहा। अपनी माँ को याद कर रहे हो? वे अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा। उनकी मौत हाल ही में हुई है, वॉचमैन ने पूछा। कुछ लोगों को अजनबियों से दुनिया भर के सवाल पूछना बिल्कुल सामान्य लगता है। उनकी मौत 14 साल पहले हो गई थी, मैंने कहा। मैं गार्ड की पोस्ट पर आया और अपने बैग्स उठा लिए। थैंक यू बिरजू, मैंने कहा। अब तुम कहाँ जाओगे? कोई शेयर्ड रूम ले लो, उसने अनुरोध करते हुए कहा। अभी तो मैं किसी सस्ती सी होटल में बसेरा बनाऊंगा। मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बिरजू ने मुझसे सूटकेस लिए और उन्हें नीचे रख दिया। मेरे पास एक अच्छा रूम है, उसने कहा। तुमने जैसा कमरा देखा उससे दुगना बड़ा। उसमें खिड़कियां भी है और एक बड़ा पंखा है। एक रिटायर्ड दंपति वहाँ रहते हैं। वो तुम्हारे बजट में होगा। फिर तुमने वो मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? उसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? उस घर में किसी की मौत हुई थी। कौन? मैंने कहा। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बनारसी से था, जहाँ पूरी दुनिया अपने आखिरी दिन बिताने के लिए आती है।
वहाँ किराए से रहने वाला एक स्टूडेंट, वो पास नहीं हो सका तो उसने आत्महत्या कर ली। ये तो 2 साल पुरानी घटना है, लेकिन वो कमरा तभी से खाली पड़ा है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब समझे मैंने तुम्हें पहले उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बिरजू ने कहा। मैं वो कमरा लूँगा, मैंने कहा। वाकई मैंने ताउम्र लाशों को जलते और नदी में तैरते देखा है। यदि किसी लूजर ने फांसी लगा ली तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉचमैन ने मेरे सूटकेस उठा लिए। वो तीसरी फ्लोर पर आगे फ्लैट में चला गया। वहाँ एक दंपति रहते थे जिनकी उम्र 60 पार कर चुकी थी। उनका घर चकाचक साफ था। टॉयलेट रूम में एक बेड, टेबल, कबर्ड और पंखा था। 1500, मैंने कहा। वॉचमैन ने मुझे डर्टी लुक दी। बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ था और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। बुजुर्ग दंपति ने सिर हिलाया। मैं एनरोल सोनी हूँ। मैं PWD में काम करता था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सख्ती के साथ उनके साथ हाथ मिलाया। मैं गोपाल हूँ, IIT रिपीटर। इस बार मेरा पास होने का इरादा है, मैंने कहा। मैंने ब्रोशर्स को बिस्तर पर फेंका और अपने जूते और जुराबे निकाल लिए। मैंने पूरा दिन अलग अलग कोचिंग स्कूल के चक्कर काटते हुए बिताया था। दोपहर के 3 बजे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में बस आग ही लगने वाली हो। मिस्टर सोनी ने धीमे से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तुम्हारा लंच, उन्होंने कहा और मेरे स्टडी टेबल पर टिफिन रख दिया। मैंने कृतज्ञता में सिर हिलाया। गर्मी इतनी थी कि खुशी खुशी अभिवादन करने का जी ना हुआ। मैंने अपने रहने और खाने का बंदोबस्त कर लिया था। बहरहाल कोटा में मेरी सबसे बड़ी चुनौती आरती के ख्यालों से जूझने के अलावा ये थी कि मैं किसी अच्छे स्टडी प्रोग्राम में एनरोल करूं। मेरे पिछले 3 दिन हर कोचिंग स्कूल के चक्कर काटते हुए ही बीते थे। मैंने उन कोचिंग स्कूल के इन बुलंद दावों को बर्दाश्त किया कि वे किसी भी उल्लू के पट्टे को IITian बना सकते हैं। मैंने उनके बेहद लचीले फीस स्ट्रक्चर पर नजरें दौड़ाई। बंसल, रेजोरेंस और कैरियर पाथ हर किसी की टॉप चॉइस लगते थे। इन सभी के अपने खुद के कठिन एंट्रेंस एग्जाम थे। वास्तव में अब कोटा में ऐसी छोटी कोचिंग दुकानें भी थी जो इन टॉप कोचिंग क्लासेस में दाखिल होने में आपकी मदद कर सकती थी, और वे टॉप कोचिंग क्लासेस किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होने में आपकी मदद करती थी। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद आप इंजीनियर बनने के लिए जी तोड़ पढ़ाई करते हैं। निश्चित ही बहुत सारे इंजीनियर MBA भी करना चाहते हैं। लिहाजा कोचिंग क्लासेस का यही दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। मेरे जैसे हर मामूली भारतीय छात्र को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए टेस्ट, क्लासेस, चयन और तैयारी के इस पेचीदे भंवर से होकर गुजरना ही पड़ता है। नहीं तो मुझे वॉचमैन बिरजू जैसा कोई जॉब करने, या इससे भी सरल शब्द में कहूँ तो मुझसे पहले मेरे कमरे में रहने वाले मनोज दत्त की तरह खुद को फांसी के फंदे पर लटका देने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने पंखा चलाया। ये वही पंखा था जिस पर लटक कर मनोज जीवन के एंट्रेंस एग्जाम से बाहर हो गया था। पंखा गर्म हवा को ही फिर से कमरे में फेंक रहा था। घर पर फोन लगाया था? मिस्टर सोनी ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मिस्टर सोनी मुझसे दिन में कम से कम 2 बार ये सवाल पूछते थे। मुझे लगता है मनोज दत्त अपने घर अक्सर फोन नहीं लगाता होगा और शायद यही उसके अकेलेपन और अवसाद का कारण रहा होगा। उन्हें अपने बारे में बताते रहना, ठीक है? तुम्हें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मिस्टर सोनी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी कमीज़ निकाल ली। मुझे नाव चलाए 10 दिन हो गए थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी बाहें ढीली पड़ गई हो। मैं कसरत करना चाहता था, लेकिन पहले मुझे ढेरों ब्रोशर्स पढ़ डालने थे। मैंने वास्तव में दिन में 2 बार बाबा को फ़ोन लगाया था। वे ठीक ही लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया था कि मैंने अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जबकि मैंने अभी तक किताब भी खोलकर नहीं देखी थी। मुझे इसकी फिक्र भी नहीं थी। मैं जिस भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करता वो मुझसे जल्दी कड़ी मेहनत करवाने वाली थी। मैं पहले आरती से बात करना चाहता था। मैं उसे 4 बार फ़ोन लगाया था, लेकिन एक बार भी उससे बात ना हो सकी। पहले 2 बार उसकी माँ ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार तो आरती अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी और दूसरी बार अपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए। मैंने अगले दिन भी उसे 2 बार फ़ोन लगाया था और इस बार भी दोनों ही बार उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि आरती की माँ उससे कहे कि आखिर ये लड़का तुम्हें इतनी दूर होने के बावजूद
बार बार फ़ोन क्यों लगाता है? इससे अच्छा असर नहीं पड़ता है। आरती ने कहा था कि वो जल्द ही एक सेल फोन ले लेगी। मैं भी यही चाहता था। ऐसा लगता था कि आजकल हर व्यक्ति के पास सेल फोन है। अमीरों के पास तो निश्चित ही। आरती के पास मुझे फ़ोन लगाने के लिए कोई नंबर नहीं था। मुझे ही कल फिर कोशिश करनी थी। मैंने हरे रंग का ब्रोशर्स उठाया। कवर पर दुनिया के सबसे बदसूरत लोगों की फ़ोटो थे। ये उस इंस्टीट्यूट के IIT टॉपर्स थे। उन्होंने टूथपेस्ट का विज्ञापन करने वाले मॉडल से भी ज़्यादा खीसी निपोड़ रखी थी। अलबत्ता उनके दांत इतने अच्छे नहीं थे। चूँकि वक्त ज़ाया करना मेरे सबसे पसंदीदा शौक़ था, इसीलिए मैं शामों को ब्रोशर्स को आपस में तुलना करता रहता था। मैं कोर्स मटेरियल, सक्सेस रेट्स या फीस स्ट्रक्चर की तुलना नहीं करता था, क्योंकि सभी तो अपने आप को इन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बताते थे। मैं उनके सबसे सफल स्टूडेंट की तस्वीरों को तुलना किया करता था। किसके यहाँ सबसे खूबसूरत लड़का है, किसके यहाँ सबसे क्यूट लड़की है, वगैरह वगैरह। इस सब का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे कोटा में होने का भी तो कोई मतलब नहीं था। मैंने बंसल का ब्रोशर्स देखा, जो कि कोटा के इस लोक का अमृत पात्र था। बंसलाइस्ट कोटा के कूल स्टूडेंट हुआ करते थे। मुझे बंसल का ही इम्तिहान पास करना था, लेकिन 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के लिए मेरी ना के बराबर तैयारी थी। वास्तव में अनेक कोचिंग क्लासेस के एग्ज़ाम 1 हफ्ते के भीतर ही होने वाले थे। अगले एग्ज़ाम 1 महीने बाद थे। अब मुझे किसी न किसी को ज्वाइन करना ही था। यदि मैं अब भी कुछ नहीं करता तो मैं मनोज दत्त से भी अधिक तेजी से पागल हो सकता था। हर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1000 रुपये मांग कर रहा था, चाहे वे आपको सिलेक्ट करें या ना करें, चाहे आप ज्वाइन करें या ना करें। फीस चुकानी ही थी। मेरे पास 50,000 रुपये थे और बाबा ने मुझसे वादा किया था कि 6 महीने बाद वे मुझे और पैसे देंगे। मेरे पास सीमित संख्या में पैसा था, इसीलिए मुझे उसे चुनिंदा तरीके से खर्च करना था। मैंने 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट किया। बंसल, कैरियर पाथ, रेजोरेंस और 2 नए, वो इन तीनों की तुलना में अधिक सस्ते, MIIT और कैरियर इग्नाइट। MIT के ब्रोशर्स पर लिखा था, हम हर स्टूडेंट के इस लोकतांत्रिक अधिकार में विश्वास करते हैं कि उसे कोचिंग मिले, इसीलिए हम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते। यानी कि इसका मतलब ये था कि MIT श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस की श्रेणी में शामिल नहीं था। अगर वे अपने ब्रोशर्स पे ये लिखते तो भी चलता। यदि आपके पास नगद रुपए हैं तो आपका स्वागत है। मैंने अपनी बाकी की शाम उबाऊ और दोहराव से भरे फॉर्म्स भरते हुए बिताई। मैं खुद को ये कहते हुए प्रेरित कर रहा था कि मैं डिनर से पहले एक बार फिर आरती से बात करने की कोशिश करूँगा। शाम 7 बजे मैं इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकला। सड़क उन पढ़ाकू स्टूडेंट से भरी पड़ी थी जो ताज़ा हवा की अपनी रोज़मर्रा की खुराक लेने बाहर निकल आए थे। मुझे एक STD बूथ नज़र आया। हेलो मिस्टर प्रधान की रोबदार आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। STD बूथ का मीटर ज़रा सा घरघराया। तुम्हें पे करना पड़ेगा, दुकानदार ने उखड़े हुए ढंग से कहा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं बाबा को सुबह फ़ोन लगा चुका था। मैंने राघव को कॉल किया। राघव, मैं बोल रहा हूँ, गोपाल, कोटा से, मैंने कहा। मैंने अंतिम शब्द को कोमलता से कहा था। गोपाल, ओह वाओ, हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, राघव ने कहा। मेरे बारे में? रियली? किसके साथ? मैंने कहा। आरती यहाँ है। तुम कैसे हो मैन? कोटा में कैसा लग रहा है? वी मिस यू। आरती तुम्हारे यहाँ है? मैं उलझन भरे मन से पूछा। हाँ, वो चाहती थी कि मैं कोर्स चुनने में उसकी मदद करूँ। वो साइकोलॉजी को लेकर मन नहीं बना पा रही है। आरती ने बीच में राघव से फ़ोन झपट लिया। गोपाल, कहाँ हो तुम? कोटा में। और कहाँ? मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया था, मैंने कहा। मैं उसे पूछना चाहता था कि वो राघव के यहाँ क्यों आई है। बहरहाल ये मुझे बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं लगा। फिर तुमने बाद में क्यों नहीं फ़ोन लगाया? मेरे पास तुम्हें कॉल करने के लिए कोई नंबर तक नहीं है, उसने कहा। मैं अपने लैंडलॉर्ड से पूछूंगा कि क्या मैं उनके फ़ोन से अपने कॉल से रिसीव कर सकता हूँ। घर कब जाओगी? मुझे तुमसे बात करना है। अभी बोलो ना, क्या बात है? अभी मैं कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों, तुम राघव के साथ हो? मैंने कहा। तो राघव के यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही।
जब लड़कियां बस यूं ही जैसे गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल करती है तो उसके कारण हमें सीधे सीधे कुछ चिंताएं होने लगती हैं। या शायद ऐसा ना हो, मेरे दिमाग ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हो। मुझे अपने लिए एक कोर्स चुनना है, साइकोलॉजी करूं या बीएससी होम साइंस। उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं एयर होस्टेस बनने से पहले अपने ग्रेजुएशन पूरा कर लेना चाहती हूँ। मैं केवल इसीलिए ये कर रही हूँ, मुझे एक सीधा सरल कोर्स चाहिए। ओह, तो एयर होस्टेस बनने के तुम्हारे इरादे अभी भी बरकरार है? मैंने कहा, वेल, राघव कहता है कि हमें इतने जल्दी अपने सपने देखना नहीं छोड़ देना चाहिए। शायद बीएससी होम साइंस से ज़्यादा बेहतर होगा। ये कुछ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से मिलता जुलता है। या मुझे अग्रेशन छोड़कर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए? मैं चुप रहा। राघव उसे सलाह मशवरा दे रहा है। आखिर वो है कौन? करियर काउंसलर या एक सड़ियल जेई रंक हासिल कर लेने भर से उसे प्रवचन देने का लाइसेंस मिल गया है? बोलो ना गोपी, आरती ने कहा। फिर मैंने उसकी दबी हुई खिलखिलाहट सुनी। क्या बात है? मैंने कहा। राघव एक एयर होस्टेस की नकल कर रहा है, उसके पास ट्रे भी है। उसने मजे लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन लगाता हूँ। मैंने कहा, ओके, लेकिन बताना ज़रूर कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उसने कहा। अब उसकी आवाज़ ज़रूर गंभीर लग रही थी। राघव से पूछो, वो बेहतर स्टूडेंट है। मैंने कहा, कम ऑन गोपी, तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। हम तब बातें करेंगे जब तुम अकेली होगी। मैंने कहा, कल इसी समय मुझे फ़ोन लगाना। ओके, बाय बाय, आरती ने कहा। आई मिस यू। मैंने कहा। शायद मुझे ये कहने में एक पल की देरी हो गई थी। मुझे जवाब में केवल एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने कमरे पर लौट आया जहाँ मेरा डिनर टिफ़िन और ब्रोशर्स मेरी राह देख रहे थे। मैं सोचने लगा कि आरती राघव की यहाँ है और हंसी ठट्टा कर रही है। मेरे भीतर कुछ सुलगने लगा। मैंने उखड़े मन से एक ब्रोशर्स उठाया, सेविंग किट से एक ब्लेड निकाली, आईआईटी सिलेक्टेड स्टूडेंट के कवर चित्र काटे और उन्हें पुर्जा कर दिया। बंसर क्लासेस बनारसी के छोटे से अपार्टमेंट में लगने वाले मामूली ट्यूशन जैसी कतई नहीं थी। वो किसी इंस्टीट्यूट या बड़े कॉरपोरेट ऑफिस जैसी लगती थी। मैं उसकी विशालकाय लॉबी में खड़ा रहा और सोचता रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे इर्द गिर्द स्टूडेंट और टीचर्स की गमगमाही थी और वे सभी बहुत व्यस्त नजर आ रहे थे, मानो वे स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हो। कोटा की अनेक अन्य कोचिंग क्लासेस की तरह ही यहाँ के स्टूडेंट की भी खास यूनिफॉर्म थी। यहाँ दिल्ली के वे अमीर बच्चे थे जिनके पेरेंट्स से उन्हें इतनी पॉकेट मनी देते थे जितना पैसा मेरे पिता साल भर में कमा पाते होंगे। दूसरी तरफ मेरे जैसे बनारसी से आए लूजर्स थे जिनके पास ना तो यहाँ होने के लिए पर्याप्त पैसा था ना पर्याप्त अकल। लेकिन कपड़ों की समानता का ये मतलब नहीं था कि बंसल में सभी स्टूडेंट को समान माना जाता था। यहाँ भी एक किस्म की वर्ग प्रणाली थी जिसका आधार ये था कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के आपके अवसर कितने उजले हैं। एडमिशन ऑफिस में बैठे एक व्यक्ति ने मुझसे फॉर्म लिया। हाई परफॉर्मर, उसने कहा। मैं सोचने लगा कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह के सवाल का क्या जवाब दे सकता है। एक्सक्यूज मी, यदि आपके 12वीं में 85% से अधिक अंक है या यदि आपकी एआई में 40,000 तक की रैंक है तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है, उसने मुझे समझाया। मुझे 79% अंक मिले थे और मेरी एआई रैंक थी 52,034। मैंने कहा, ओह, तब तो आपको फुल रेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा, एडमिशन ऑफिसर ने कहा। मैं कभी नहीं सोचा था कि एआई रैंक इस तरह सीधे सीधे डिस्काउंट के पैसे में भी बदल सकती है। मुझे डिस्काउंट नहीं मिल सकता, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या ये मोल भाव करने से बात बन सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपका प्रदर्शन कैसा है, ऑफिसर ने कहा और मेरे फॉर्म पर ठप्पा लगा दिया। उसने मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक रिसिप्ट कम एडमिट कार्ड दिया। क्या मुझे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी? मैंने कहा। अब 2 दिन में तुम भला क्या पढ़ लोगे? खैर, तुम्हारे मार्क्स देखकर लगता नहीं कि तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि तुम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, उसने जवाब दिया। थैंक्स, मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने कहा। ऑफिसर ने आसपास देखा कि कहीं कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी कज़न ने हाल ही में एक इंस्टीट्यूट खोला है, मैं तुम्हें वहाँ 50% डिस्काउंट दिला सकता हूँ। मैं चुप रहा। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। ड्रीम आईआईटी। पैसा क्यों बर्बाद करना, कोर्स मटेरियल तो वही है। मेरा कजिन एक्स बंसल फैकल्टी है। मैंने कार्ड का मुआयना किया।
लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, ओके? उसने कहा। दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मुझे ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ा। सफल जेई कैंडिडेट्स जो वांटेड आतंकवादियों जैसे लग रहे थे कि स्टाम्प साइज तस्वीरों से लदी फदी दीवारें मुझे हर जगह नजर आई। मैंने ये भी पाया कि प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट रिपीटर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही हो हल्ला करते हैं। आखिर रिपीटर्स एक बार नाकाम हो चुके थे और इंस्टीट्यूट अपने आंकड़ों पर पतीला नहीं लगाना चाहते थे। टॉप इंस्टीट्यूट दावा करते थे कि वे एक साल में 500 तक स्टूडेंट को आईआईटी भिजवाते हैं। निश्चित ही ये इंस्टीट्यूट ये भी कभी नहीं बताते हैं कि वे 10,000 स्टूडेंट को एनरोल करते हैं जिनमें से केवल 500 ही कामयाब हो पाते हैं। इसका मतलब ये था कि सिलेक्शन का अनुपात महज 5% ही था। बहरहाल जेई का ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो 2% से भी कम का था और कोटा इंस्टीट्यूट उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने का दावा करते थे। कैंडिडेट्स की प्री स्क्रीनिंग असोच से अधिक सिलेक्शन का एकमात्र कारण हो सकती थी। खैर, देश भर से आए मेरे जैसे स्टूडेंट तो यूं भी उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे और अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कतार लगाकर खड़े रहते थे। MIT और कैरियर इग्नाइट के यहाँ कम स्टूडेंट थे। वास्तव में उन्होंने तो मुझे स्पॉट पर ही ऑफर दे डाला था और कैरियर इग्नाइट ने तो 20% डिस्काउंट का भी प्रस्ताव रखा। डिस्काउंट केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आप तत्काल साइन अप करें, अगली बार आने पर नहीं। आक्रामक सेल्समैन कॉम एडमिशन इंचार्ज ने मुझसे कहा। लेकिन मैंने अभी तक मन नहीं बनाया है। मैंने कहा, तुम बंसल जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसने कहा और मुझे इस तरह देखा मानो उसे सब कुछ पता हो। मैं चुप रहा। मैं एक्स बंसलाइज्ड हूँ, उसने कहा। क्या कोटा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्स बंसलाइज्ड ना हो? मैंने कहा और वहाँ से बाहर चला आया। गोपाल, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आरती ने कहा। वो मुझे 1 सेकंड में ही पहचान गई थी। इससे मुझे अच्छा लगा। गो टू हेल, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा, हाउ स्टूपिड, मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन पहली बात तो यही कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है जिस पर तुम्हें फ़ोन लगाया जा सके? हाँ है, मैंने कहा और उसे मेरे मकान मालिक का नंबर दे दिया। लेकिन इस पर ज़्यादा कॉल मत करना, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारे कॉल करने वाली अकेली मैं ही होंगी, है ना? आरती ने कहा। हाँ, खैर क्या चल रहा है? मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या वाकई वहाँ इतना बुरा लग रहा है? तुमने पढ़ाई शुरू की? उसने पूछा। नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता। उन्हीं किताबों को फिर से शुरू करना कठिन है। शायद कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे वहाँ होना चाहिए था। मैं तुम्हें मोटिवेट करती। वो हंस पड़ी। ऐसे मजाक मत करो, सब ठीक हो जाएगी गोपी। बस एक और कोशिश, यदि तुम इस बार कामयाब हुए तो तुम्हारा करियर बन जाएगा। आई मिस यू, मैंने कहा। मेरी करियर जैसी बेकार की चीज़ों में कम दिलचस्पी थी? ओ, उसने कहा। मेरे इस तरह एकदम से ये कह देने से वो कुछ चकित थी। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। मेरा कोई नहीं है आरती, मैंने कहा। ऐसा मत कहो, बाबा है, राघव, मैं, हम तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई। हम कपल क्यों नहीं बन सकते? प्लीज़ वो सब फिर से शुरू मत करो। हम पहले भी उस बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं, उसने कहा। क्यों? तुम कहती हो कि तुम मुझे मिस करती हो, मेरी परवाह करती हो। फिर मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। एनीवे, हमें अपने अपने करियर पर फोकस करना है। तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। यदि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो कम से कम मैं उससे बात तो कर पाता। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ आरती, मैंने कहा। गोपाल, तुम होम सिकनेस महसूस कर रहे हो। तुम मुझसे जिस बारे में चाहो बात कर सकते हो, या हम चैट कर सकते हैं इंटरनेट पे। मैंने देखा था कि मेरे घर के आसपास कुछ साइबर कैफ़े हैं। हाँ, अपना जीमेल आईडी बताना। मेरा आईडी है flyingarti@gmail.com। मुझे इनवाइट करो, फ्लाइंग आरती। मैं हंस पड़ा। शट अप, मैं और जोर से हंस पड़ा। कम से कम इससे तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ, उसने कहा। मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना, मैंने कहा। कोई प्रपोजल नहीं, और अब कॉल्स पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। हम शाम को चैट कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी और तुम अपने बारे में बताना। ओके? हे लिसन, मुझे कुछ जाना माना लेकिन महंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या कोई नया लेकिन सस्ता, जो तुम्हें अच्छा लगे, आरती ने जवाब दिया। एंड नाउ बाय, डिनर टाइम।
मुझे कोटा आए 1 हफ्ता हो चुका था और मैं अपने लिए कुछ फैसले ले चुका था। पहली बात तो ये थी कि मैं बंसल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। मैं उनके अलग पत्राचार पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उससे मेरे कोटा आने का मकसद ही बेकार हो जाता। रेजोरेंस ने एन वक्त पर अपनी फ़ीस बढ़ा दी। वो मेरे लिए एफोर्डेबल नहीं रह गया था, इसीलिए मैंने उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होने की कोशिश भी नहीं की। मैंने करियर पाथ प्रोग्राम की वेट लिस्ट के लिए ट्राई किया। तुम्हारे पास अच्छा मौका है। अनेक स्टूडेंट तो किसी भी हालत में बंसल और रेजोरेंसी ज्वाइन करेंगे, करियर पाथ के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा। लेकिन करियर पाथ की वेट लिस्ट की भी अपनी एक कीमत थी। MIT और करियर इग्नाइट ने मेरे सामने 30% डिस्काउंट का प्रस्ताव रखा था। तुम में काबिलियत है, MIT के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा। तुमने करियर पाथ क्लियर कर दिया, जिसका मतलब है कि तुम में संभावनाएं है। अब हमारे यहाँ कहीं सस्ती दर पर पढ़ाई करो और एग्ज़ाम में पास हो जाओ। करियर पाथ पर हज़ारों की भीड़ में तुम कहीं खो जाओगे, लेकिन इग्नाइट में तुम स्पेशल होगे। एक और एक्सेल बंसलाइज्ड का इंस्टीट्यूट चला रहे एक एक्सेल बंसलाइज्ड ने मुझसे कहा। बहरहाल 5 दिन बाद करियर पाथ ने मुझे बताया कि मैं पास हो गया हूँ। मैंने कांपते हाथों के साथ करियर पाथ के अकाउंटेंट को 20,000 रुपये का ड्राफ्ट थमाया। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगा, अकाउंटेंट ने कहा। मैंने फर्स्ट टर्म के लिए ज़रूरी आइटम्स चुने, कोर्स मटेरियल, ID कार्ड, टाइम टेबल, सर्कुलर और अनेक वर्कशीट जिनकी मुझे अगले 3 महीनों में ज़रूरत पड़ने वाली थी। मैंने 3 जोड़ी करियर पाथ यूनिफॉर्म्स भी ली। उसे पहनकर मुझे लगा कि मैं किसी बजट होटल का रिसेप्शनिस्ट हूँ। मैं यूनिफॉर्म हाथ में लिए इंस्टीट्यूट से बाहर चला आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, काला कोट पहने एक व्यक्ति ने मुझे रोकते हुए कहा। हेलो, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं संजीव सर हूँ। वे मुझे यहाँ मिस्टर पुली कहकर पुकारते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने उनसे हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था कि कोटा में पुली प्रॉब्लम सॉल्व करने में संजीव सर का कोई तोड़ नहीं था। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि कोटा के तमाम इंस्टीट्यूट में ऐसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। करियर पाथ के पास अपने सुरमा थे। गणित पढ़ाने वाले मिस्टर वर्मा को ट्रिग्नोमेट्री स्वामी के नाम से पुकारा जाता था। मिस्टर जडेजा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। स्टूडेंट प्यार से उन्हें वैलेंस जी कहते थे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उनके पास बेजोड़ तरकीबें हुआ करती थी। अफवाहें ये भी थी कि उन्होंने उन्हें पटेट करने की कोशिश की थी। मैं गोपाल हूँ, बनारसी से। AI प्रोग्राम, मिस्टर पुली ने कहा। JEE भी सर, गुड, हाई पोटेंशियल। उन्होंने करियर पाथ के स्टूडेंट के अंदरूनी वर्गीकरण के बारे में पूछा। नहीं सर, मैंने कहा और नज़रें झुका ली। एक बार कम मार्क्स पाने के बाद आपको बहुत जल्द नज़रें झुकाने की आदत पड़ जाती है। इट्स ओके। कई नॉन हाई पोटेंशियल स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये सब कड़ी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा सर, मैंने कहा। गुड, मिस्टर पुली ने कहा और मेरी पीठ थपथपाई। कोटा आने के 1 महीने बाद मैं खुद को एक सच्चा कोटावासी कह सकता था। हजारों अन्य स्टूडेंट की तरह मेरी नई जिंदगी की भी एक लय बन गई थी। करियर पाथ किसी स्कूल की तरह था, बस उसमें मौज मस्ती के लिए कोई जगह न थी। क्लास में कोई शोर नहीं करता था, ना कोई एक दूसरे से मजाक करता था और क्लासेस बंक करने के बारे में तो कोई सोचता तक नहीं था। आखिरकार सभी यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और यहाँ होने के लिए उन्होंने काफ़ी कीमत चुकाई थी। हमारी एक दिन में 3 से 4 क्लासेस लगती थी जो दोपहर को शुरू होती थी। कहने को तो ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट सुबह का स्कूल अटेंड कर सके, लेकिन हकीकत में 12वीं के स्टूडेंट कभी स्कूल नहीं जाते थे। करियर पाथ का एक कोऑपरेटिव CBSE स्कूल से एग्रीमेंट था जिसकी एक लचीली अटेंडेंस पॉलिसी थी। अफवाहें थी कि इसके लिए CBSE स्कूल को करियर पाथ द्वारा अच्छी खासी रकम दी जाती थी। पहले तो मुझे करियर पाथ का पूरा शेड्यूल बिल्कुल पसंद ना आया। लेक्चर्स दोपहर 2 बजे शुरू होते थे और रात 9 बजे तक चलते थे। इसके बाद स्टूडेंट्स डिनर करने घर जाते थे और डेली प्रैक्टिस शीट तैयार करते थे जो कि पढ़ाए जा रहे लेसन के आधार पर 10 प्रॉब्लम्स की एक सूची हुआ करती थी। आमतौर पर मेरा काम आधी रात तक ख़त्म हो पाता था। कुछ घंटे सोने के बाद मैं उठ जाता और अगले दिन की क्लासेस की तैयारी करता था। इस बीच मैं अपने घरेलू काम भी करता था, जैसे कपड़े धोना और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करना। मैं पागलों की तरह ये सब काम करता था, इसीलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करना चाहता था। मैं अपने आप को व्यस्त रखना चाहता था।
मैं नहीं चाहता था कि कोटा का अकेलापन मेरी जान ले ले। एक बार हमारी क्लासेस देर से ख़त्म हुई। 9:30 बजे मैं साइबर कैफ़े पहुंचा, जो कि आरती से चैट करने के मेरे आम वक्त से देरी से था। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वो अभी भी ऑनलाइन थी। मैंने एक मैसेज टाइप किया, गोपाल फैक्ट्री, हाय फ्लाइंग आरती, हे गेस व्हाट। यदि लड़कियों को ग्रामर्स के रूल नए सिरे से लिखने को कहा जाए तो उसमें केवल एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही होंगे। गोपाल फैक्ट्री, क्या हुआ? फ्लाइंग आरती, मैं बीएचयू कैंपस में हूँ, उनके कंप्यूटर सेंटर पर, डबल एक्सक्लेमेशन। गोपाल फैक्ट्री, कैसे? फ्लाइंग आरती, राघव ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वही मुझे यहाँ लाया है। उसने कहा है कि मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ और कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। गोपाल फैक्ट्री, क्या बहुत देर नहीं हो गई है? तुम वापस कैसे जाओगी? फ्लाइंग आरती, मेरे पास डेट की लाल बत्ती वाली कार है, किसमें हिम्मत होगी मुझसे पंगा ले? गोपाल फैक्ट्री, तुम राघव से कितने बार मिलती हो? मुझे उसके जवाब के लिए कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। फ्लाइंग आरती, ये भला किस किस्म का सवाल हुआ? क्या दोस्तों से मिलने का कोई टाइम टेबल होता है? गोपाल फैक्ट्री, वो तुम्हारा बस फ्रेंड ही है ना? फ्लाइंग आरती, येस डियर, तुम्हें इंजीनियर के बजाय जासूस बनना चाहिए। गोपाल फैक्ट्री, हम। फ्लाइंग आरती, मैं केवल उसके कैंपस देखने आई थी, और तुम्हारे वहाँ क्या चल रहा है? गोपाल फैक्ट्री, मुझे कोटा में 1 महीना पूरा हो गया है। फ्लाइंग आरती, कम से कम अब तो तुम मुझसे उजड़ा चमन नहीं कहते। गोपाल फैक्ट्री, हाँ, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे क्लास टेस्ट भी हुए हैं। फ्लाइंग आरती, तुमने अच्छे से किया ना? गोपाल फैक्ट्री, टॉप 50% में, इतनी कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बुरा स्कोर नहीं है। फ्लाइंग आरती, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार जेईई क्रैक करोगे। गोपाल फैक्ट्री, हु नोज, यदि ऐसा किया तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? फ्लाइंग आरती, वेयर यू गो अगेन? गोपाल फैक्ट्री, फ्लाइंग आरती, हम जैसे हैं मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, और भला इसका जेईई से क्या ताल्लुक हुआ? तुम मेरे फेवरेट हो। गोपाल फैक्ट्री, इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस्तेमाल मत करो। फ्लाइंग आरती, हूँ, डबल क्वेश्चन मार्क, डबल एक्सक्लेमेशन। गोपाल फैक्ट्री, कुछ नहीं, एनीवे अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अपनी डेली वर्कशीट करनी है। फ्लाइंग आरती, ओके। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे कुछ देर और चैट करने को कहेगी, केवल एक रूखा सूखा ओके भर नहीं कह देगी, लेकिन उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने डिनर किया या नहीं। फ्लाइंग आरती, तुमने डिनर कर लिया? गोपाल फैक्ट्री, अभी नहीं, घर जाकर कर लूँगा। फ्लाइंग आरती, कूल। जब लड़कियां कुछ छुपाने की कोशिश करती है तो वे लड़कों की तरह बातें करने लगती है और कूल जैसे एक्सप्रेशन का प्रयोग करने लगती है। गोपाल फैक्ट्री, हाउ अबाउट यू? फ्लाइंग आरती, राघव मुझे ट्रीट दे रहा है, लेकिन केवल अपने ही कैंटीन पर, चीपो। गोपाल फैक्ट्री, तो अब तक एक्साइटेड लग रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई चैट पर आपको जवाब नहीं देता है तो हर मिनट 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। 5 लंबे मिनट के बाद उसने आखिरकार कुछ लिखा। फ्लाइंग आरती, व्हाट? मैंने सोचा कुछ देर उसे भी इंतज़ार कराया जाए, लेकिन मैं 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सका। गोपाल फैक्ट्री, कुछ नहीं। फ्लाइंग आरती, ओके, एनीवे राघव भी यहाँ है, वो हाय कह रहा है, मुझे जल्दी से खाकर घर पहुंचना होगा, बाद में चैट करते हैं। XO मुझे पता नहीं था कि XO का क्या मतलब होता है। X का मतलब माना जाता है हग और O का मतलब माना जाता है किसेस। मुझे नहीं लगता आरती का यही मतलब रहा होगा। उसने लॉग आउट कर दिया। मेरे पास 20 मिनट का इंटरनेट टाइम बाकी था। मैंने इन 20 मिनट का इस्तेमाल वही करने के लिए किया जो साइबर कैफ़े आने वाले अधिकतर लड़के करते थे, या तो ऑफिशियल IIT वेबसाइट पर सर्फ करना या पोर्न देखना। मेरे ख्याल से लड़के कोटा में ये 2 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा चाहते थे। कोचिंग सेंटर्स कम से कम इनमें से एक को पाने में आपकी मदद कर सकते थे। आरती का जन्मदिन आने तक मैं कोटा में 3 महीना बिता चुका था। पहली बार मैं एक क्लास टेस्ट में टॉप 25 परसेंटाइल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। वैलेंस जी ने मुझे बधाई दी। मेरे केमिस्ट्री स्कोर में 20 अंकों की बढ़ोतरी हो चुकी थी। अलबत्ता मिस्टर पुली को फिजिक्स में मेरा असोत प्रदर्शन नहीं भाया। शिशिर सर, जिन्हें परम्यूटेशन गुरु के नाम से भी जाना जाता था, मेरी सीट के पास आकर कुछ सेकंड के लिए रुके। वजह मेरी मैथ्स के मार्क्स में भी 10% अंकों की बढ़ोतरी हुई थी। फिजिक्स क्लास में बैठते ही मैंने आंसर शीट अपने बैग में रख ली।
मैंने 300 सीट वाले इस लेक्चर रूम में चारों तरफ देखा। मिस्टर पुली हाथ में माइक थामे बोल रहे थे। जब भी उन्हें लगता कि क्लास का ध्यान उनकी ओर नहीं है, वे माइक थपथपा देते। मुझे अब भी एक लंबा सफ़र तय करना था। IIT सीट के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए करियर पाथ में कम से कम टॉप 5 परसेंटाइल तक पहुंचना जरूरी था। IIT सीट हासिल करना कोई मजाक नहीं है, मिस्टर पुली ने कहा। अलबत्ता ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था कि वो मजाक है। एक हाइपर कॉम्पिटिटिव क्लास में अपना परसेंटाइल बढ़ाना आसान नहीं है। आपको IIT को पूरी तरह से जीना पड़ता है। हर क्लास टेस्ट के टॉप 20 स्टूडेंट को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। उन्हें जेम्स कहा जाता था और ये टाइटल अब भी मुझसे दूर था। जेम्स का मतलब होता था ग्रुप ऑफ एक्स्ट्रा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। जेम्स वे अल्ट्रा ग्रीक्स होते थे जो सेक्स करने के बजाय फिजिक्स की प्रॉब्लम सुलझाने को प्राथमिकता देते थे और जिनके लिए मौज मस्ती का मतलब था पीरियोडिक टेबल को रट लेना। करियर पाथ अपने इन जेम्स का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि उनमें जेईई के टॉप 100 रैंक्स क्रैक करने की क्षमता होती थी और इस कारण वे करियर पाथ के लिए विज्ञापन की तरह थे। जेम्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे हम कल्पना कर सकते हैं लक्स साबुन के अधिकारियों द्वारा अपनी ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को दी जाती होगी। मैं अभी जेम्स बनने के करीब नहीं पहुंचा था। बहरहाल टॉप 25 परसेंटाइल भी अच्छी स्थिति थी। मैं आरती से ये शेयर करना चाहता था। साथ ही मैंने उसे कहा था कि उसे जन्मदिन विश करने वालों में सबसे पहला नाम मेरा ही होगा। आधी रात के करीब मैं STD बूथ पर गया। 11:58 पर मैंने फ़ोन उठाया और उसका नंबर घुमाया। मुझे बिजी सिग्नल मिला। मैंने फिर कोशिश की लेकिन घंटी नहीं बजी। मैंने 5 बार कोशिश की लेकिन लाइन लगातार एंगेज थी। दूसरे कस्टमर को भी कॉल करने दीजिए, शॉपकीपर ने कहा। गनीमत थी कि लाइन में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था। वो एक स्टूडेंट था और गुवाहाटी में अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करने का इंतज़ार कर रहा था। उसका कॉल 12:05 में ख़त्म हुआ। मैं इत्मीनान इंतज़ार करता रहा। उसके बाहर निकलते ही मैं फ़ौरन भीतर घुसा और आरती को फिर कॉल किया। लाइन अब भी बिजी थी। अनेक बार कोशिश करने के बाद शॉपकीपर ने मुझे सहानुभूति के साथ देखा। उसने मुझसे कहा कि 12:30 पर उसे अपनी दुकान बंद करना होगा। मैं 2-2 मिनट के अंतराल से बार बार कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मैंने राघव के घर पर फ़ोन लगाने का सोचा। चूँकि शुक्रवार की शाम थी इसीलिए मुझे पता था कि राघव वीकेंड के लिए घर पर आया ही होगा। मैं नंबर डायल करने से पहले पल भर को झिझका। जाहिर है यदि इतनी रात को फ़ोन की घंटी घनघनाई तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। बहरहाल मैंने नंबर लगाया और मेरा शक सही निकला। लाइन बिजी थी। मैंने बार बार राघव और आरती के नंबर लगाने की कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। आरती के लिए मेरी गुड विशेष ख़त्म हो गई और रोमांच गुस्से में बदल गया। आखिर राघव को उसे रात को विश करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी और क्या बर्थडे विश करने में इतना समय लगता है। शॉपकीपर ने मेरी बूथ विंडो थपथपाई। यदि मैंने दुकान और देर तक खुली रखी तो पुलिस मुझे परेशान करने लगेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त STD बूथ कहाँ खुले होंगे? मैंने कहा। रेलवे स्टेशन, शॉपकीपर ने कहा और बत्ती बुझा दी। उस समय कोई भी ऑटो रिक्शा वाला कम दाम पर रेलवे स्टेशन जाने को तैयार नहीं था। यदि मैं दौड़ लगाता तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। रात 1 बजे में कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। 5 किलोमीटर जॉगिंग करने के कारण मैं हाँफ रहा था। इस समय भी स्टेशन पर चहल पहल थी। एक ट्रेन आई और जनरल कोटा पैसेंजर्स सीट पाने के लिए दौड़ पड़े। मुझे एक STD बूथ मिला और मैंने आरती को कॉल लगाया। इस बार फ़ोन की घंटी बजी। मैंने गहरी सांस ली। उस समय मेरा मिजाज बहुत अच्छा नहीं था। बर्थडे गर्ल को फ़ोन उठाने पर मैं अपने आप को नियंत्रित रखना चाहता था। हेलो, DM प्रधान की आवाज़ थी। हेलो अंकल। अंकल गोपाल, मैं बिना जाने बुझे कहने लगा। हालांकि मुझे फ़ोन रख देना था लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद मेरे लिए आरती से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ओह यस, होल्ड ऑन, उन्होंने कहा और आरती को पुकारा। आरती फ़ोन के पास आई। मैं उसके पिता के साथ उसकी बातचीत सुन सकता था। फ़ोन पर कितना बात करोगी? तुम्हारे दोस्तों के फ़ोन तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, उसके पिता ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये मेरे बर्थडे है डैड, आरती ने कहा और फ़ोन उठा लिया। हैप्पी बर्थडे आरती, मैंने कहा। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी आवाज़ में रोमांच झलके। हे गोपाल, थैंक्स, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू।
तुम मुझे विश करने के लिए इतनी रात तक जागते रहे, उसने कहा। मैं इतनी रात तक जागने के अलावा 5 किलोमीटर दौड़ा भी हूँ और अब मुझे फिर लौट कर जाना है। मैं उसे कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। रियली? आरती ने कहा। हाँ, लाइन बिजी थी। तुम किसी से बात कर रही थी? मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था, मैंने कहा। ओह, मेरे कजिन्स, वही जो अमेरिका में है? वहाँ मेरी आंटी रहती है ना? उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही बेपरवाह लग रही थी। आरती भूल गई कि मैं उसे 8 साल से जानता था। मैं बड़े आसानी से समझ सकता था कि वो कब झूठ बोल रही है और कब सच। वे इतनी दूर से 1 घंटे तक बात करते रहे। 1 घंटा क्या, मैंने उनसे केवल 2 मिनट बात की। शायद मैंने फ़ोन ठीक से नहीं रखा होगा। लिव इट, तुम कैसे हो? काश तुम भी यहाँ होते। वाकई हाँ, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, आरती ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी ईमानदार थी कि ये विश्वास करना कठिन लग रहा था कि 10 सेकंड पहले उसने मुझसे झूठ बोला था। यदि तुमने फ़ोन गलत रख दिया था तो फिर अब किसने ठीक कर दिया? गोपाल, मुझे इस तरह से पूछताछ मत करो। आई हेट दिस। आज मेरा बर्थडे है और तुमने अपने बर्थडे के दिन झूठ बोला। क्या? हमारी दोस्ती की कसम खाकर कहो, राघव ने कॉल नहीं किया था, मैंने कहा। क्या? आरती ने कहा। उसकी आवाज़ तेज थी। कसम खाऊं? हमारी उम्र क्या है? 10 साल। उसने फ़ोन लगाया था ना? तुम उसी से बात कर रही थी। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? इट्स माई बर्थडे। क्या तुम उसे इतना स्ट्रेसफुल बनाना चाहते हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है। डैड आसपास मंडरा रहे हैं। कल नेट पर चैट करें, मेरे कॉलेज के बाद, मेरी क्लासेस से, मैंने कहा। संडे को चैट करते हैं दोपहर में, ओके? आरती, मेरे साथ ईमानदारी से पेश आने की कोशिश करो। मैं ईमानदारी को बहुत अहमियत देता हूँ, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, ओके, बाय नाउ। डैड मुझे डर्टी लुक्स दे रहे हैं। ईमानदारी से बाय, मैंने कहा। मैं लौटकर वापस चला आया, अपनी रुलाई रोकता हुआ। संडे तक इंतज़ार करो, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। वो संडे को ऑनलाइन नहीं आई। मैंने साइबर कैफे में 2 घंटे गुजारे। 12 के 1 और 1 के 2 बज गए। आप इससे ज़्यादा समय तक पोर्न नहीं देख सकते। मैंने इतनी X-रेटेड क्लिप्स डाउनलोड कर ली थी कि मैं अब उनसे एक वीडियो लाइब्रेरी खोल सकता था। अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक छोटा सा वादा निभाना भी कितना मुश्किल साबित हो रहा था। मैंने उससे बात करने के लिए संडे तक का बेसब्री से इंतजार किया था। समय भी उसी ने तय किया था, मैंने नहीं। मैं अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने झुंझलाहट में कंप्यूटर CPU को ठोकर मारी। उसकी बिजली गुल हो गई। तुम क्या कर रहे हो? साइबर कैफे का मालिक दौड़ता हुआ मेरे पास आया। सॉरी, मेरे साथ टेम्पर प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा और बाहर चला आया। मैं STD बूथ पर गया और उसके घर फ़ोन लगाया। इस बार उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। गुड आफ्टरनून आंटी, गोपाल हियर। हेलो गोपाल, आरती की माँ ने रूखेपन से कहा। उनके पतिदेव भले ही DM हो लेकिन उनमें अपने पति से भी ज़्यादा एटीट्यूड था। आंटी, आरती घर पर है? वो तो सुबह ही राघव के साथ कानपुर चली गई। कानपुर? मैं हैरान रह गया। वो वाराणसी से 300 किलोमीटर दूर राघव के साथ गई थी। हाँ, IIT कानपुर में कोई फेस्टिवल है। राघव डिबेट टीम में है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, सिंगिंग शायद। ओके, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इससे ज़्यादा और क्या पूछूं। कोई खास बात थी? आरती के माँ ने पूछा। हेल, बहुत खास बात थी आंटी। मैं जानना चाहता था कि आपकी बेटी का क्या सीन चल रहा है। कोई खास बात नहीं, वे आज रात तक लौट आएगी ना? रास्ता सेफ नहीं है, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, वो सरकारी गाड़ी में गई है। उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। मैं आरती के इर्द गिर्द अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर देना चाहता था। थैंक्स आंटी, मैंने कहा। ओके, खूब पढ़ाई करो, तब तुम भी एक प्रॉपर कॉलेज में होगे और राघव की तरह मज़े कर सकोगे। यस आंटी, मैंने कहा और फ़ोन रखने से पहले एक प्रॉपर कॉलेज ज्वाइन करने की अपनी निष्ठा एक बार फिर जाहिर की। मैंने अपना बटुआ टटोला। मेरे महीने भर के 1000 रुपये के बजट में से अब महज 200 रुपये बचे थे। नवंबर का महीना पूरा होने में अब भी 10 दिन बाकी था। मैंने कॉल्स पर इतना पैसा खर्च करने के लिए खुद को बहुत कोसा। मैंने खुद से कहा कि अब मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। अब वही मुझे कॉल या मेल करेगी, लेकिन अगले ही पल में फिर उसके बारे में सोचने लगा। मेरी अपने आप से गोपाल जैसे बातचीत होने लगी। वो उसके साथ डेटिंग नहीं कर रही होगी,
उसने मुझसे कहा था कि वो किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, यदि है तो वो मुझे ही चुनेगी, मिस्टर आशावादी गोपाल ने कहा। बहरहाल मिस्टर निराशावादी गोपाल ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ? यदि राघव दिखने में मुझसे बेहतर है, लेकिन आरती इतनी सतही लड़की नहीं है। मैं उसे कितने सालों से जानता हूँ, मिस्टर आशावादी ने फिर अपनी बात रखी। लेकिन राघव का भविष्य कितना उज्जवल है, मिस्टर निराशावादी ने कहा। लेकिन क्या वो किसी लड़की को केवल जेई रैंक के आधार पर चुनेगी? वो लड़की है, कोई वाहियात एटीट्यूड नहीं, मिस्टर निराशावादी ने फिर कहा। उसको वो एक मज़ेदार इंसान लगता है, मिस्टर निराशावादी ने कहा। लेकिन उसको तो सर्कस के जोकर्स भी मज़ेदार लगते हैं, मिस्टर आशावादी ने कहा। मेरे भीतर मौजूद ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उनके कारण मेरा सिर दुखने लगा। लड़कियों को कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उनके व्यवहार का लड़कों पर क्या असर पड़ता है। मुझे आरती से बात करनी ही थी। मेरा गुस्सा फिर फफनने लगा। मैं दौड़कर कोटा स्टेशन पहुंच जाना चाहता था और बिना रिजर्वेशन बनारसी पहुंच जाना चाहता था। मैंने वैलेंस जी या मेरे परसेंटाइल या स्टूपिड कैरियर पाथ के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। यदि राघव ने आरती के साथ कुछ किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचने पर मैंने 6 बार डोरबेल बजाई। सब ठीक तो है ना? अंकल ने कहा। जो भी हो, मैं फांसी के फंदे पर नहीं लटकने वाला, ओके? चिल्लाने से तनाव कम करने में मदद मिलती है क्या? उन्होंने कहा। वो मेरी बात से शॉक थे। सॉरी, मैंने कहा। आप अपने मकान मालिक के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं उसके बारे में इतना सोचने के लिए अपने आप को कोस रहा था। वो झूठी है, टीचर है और पत्थर दिल लड़की है। मैंने अपने आप से 50 बार कहा, लेकिन मैं उसे अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पा रहा था। प्यार यकीनन एक वाहियात चीज़ है।